Assalamu alaikum. I warmly welcome to all in this session, and this is me, Afzal Zaid. I am a student of SM Law College. Guys, today our topic is scope of law for female in Pakistan by our esteemed guest speaker, ma'am, Advocate Ofefa Samu. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अफजल? Thank you so much, ma'am, for your precious time. Alhamdulillah, ma'am. Advocate Ofefa Sammo hold bachelor's in law from Sayyid Zulfikar Ali Bhutto University of Law, where she remains on the Dean's Hold and list for outstanding academic performance during her law school journey. She is currently working at Assistant Registrar at FOSPA, where she is actively drafting judgment, preparing comprehensive cases, documents, and organizing awareness session on workplace harassment laws. So this is a short introduction of our guest. A warmly welcome to all in this session. Now we are proceeding towards its our main session. Inshallah, it will be a wonderful session. So, मैम सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि फीमेल के हवाले से क्योंकि हमारा टॉपिक है, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है कि फीमेल के हवाले से आप क्या देखते हैं कि उन्हें लॉ प्रोफेशन की तरफ आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, किस तरीके से जो है उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं? अच्छा, फीमेल्स को तो डेफिनेटली लॉ में आना चाहिए। आई बिलीव दैट अब द टाइम्स हैव चेंज्ड फ्रॉम व्हाट दे वर, लेट्स से 5 to 7 years back. My father was a lawyer himself and he was a very senior lawyer. उनको तकरीबन उनकी प्रैक्टिस 38 to 39 years थी। एंड जब वो लॉ में थे तो उस टाइम पर डेफिनेटली फीमेल्स नहीं थी। And personally speaking, since he was a lawyer, तो मुझे खुद उनको कन्विंस करने में पूरा 1 साल लगा था कि मुझे लॉ में आने दें। क्योंकि उस टाइम पर लॉ के चैलेंजेस फॉर फीमेल्स वर वेरी डिफरेंट। जो एनवायरनमेंट थी वो बहुत डिफरेंट थी एंड इतनी कंड्यूसिव नहीं थी फॉर फीमेल्स एंड नाइदर वाज इट सेफ। तो माय फादर, ऑल्दो ही वाज अ लॉयर हिमसेल्फ, ही नेवर वांटेड मी टू कम इनटू लॉ। क्योंकि लॉ का जो एक एनवायरनमेंट है वो जनरली उस टाइम पर ऐसा था कि थोड़ा-सा अनसेफ एंड आल्सो बिकॉज़ जनरली जो पेरेंट्स थे पहले दे वर मोर इनटू कि हमारी बेटी लॉ करेगी एंड आगे पीछे लोग क्या कहेंगे कि अब वकील बन रही है, क्योंकि ये फील्ड एक ऐसी है जिसमें मेल्स ज़्यादा वेलकम्ड हैं। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह द एनवायरनमेंट हैज़ चेंज्ड। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा फीमेल्स आने लगी हैं। देयर आर प्राइवेट लॉ स्कूल्स जो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सेंडिंग अ लॉट ऑफ गुड फीमेल लॉयर्स इन द फील्ड। तो द टाइम्स हैव चेंज्ड एंड अब आई थिंक द एनवायरनमेंट इज़ वेयर females are more than welcomed to join the field, I believe. थैंक यू सो मच मैम। मैम दूसरा मेरा क्वेश्चन जो है इसमें ये आ रहा है कि जो है कैन वुमेन प्रैक्टिस लॉ इफ दे वांट, क्योंकि हम जहाँ देखते हैं मोस्टली एक गर्ल होती है वो लॉ एलएलबी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर लेती है, इसमें प्रैक्टिस की तरफ नहीं जाती, तो इसके बारे में आप गाइड कीजिएगा। I know females myself जिन्होंने लॉ की डिग्री तो हासिल की बट प्रैक्टिस नहीं की एंड उसका रीज़न बेसिकली यही था कि एक एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था जिसमें वो कंफर्टेबल हो सकें। बट आई थिंक कि शायद अब फीमेल्स को प्रैक्टिस में आना चाहिए, ऑल्सो बिकॉज अब चैलेंजेस कंपेरेटिवली कम हैं। रीज़न यूजुअली ऐसा होता है कि उनको लगता है कि एक डिग्री की हद तक लॉ ठीक है, बट प्रैक्टिकली लिटिगेशन में आना उनको लगता है कि शायद उनके लिए सेफ नहीं है। तो आई थिंक फीमेल्स शुड बी कमिंग इनटू लिटिगेशन इनटू द फील्ड एंड फील्ड से मुराद सिर्फ लिटिगेशन, सिर्फ कोर्ट्स नहीं है। फीमेल्स के लिए लॉ में दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जहाँ पर वो लॉ के दूसरे एवेन्यूज भी एक्सप्लोर कर सकती हैं एज लॉन्ग एज दे हैव अ डिग्री इन लॉ। इसमें ये भी क्वेश्चन आ रहा है किसी है कि अभी गर्ल ने यहाँ पे टाइप किया है कि इज नॉट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज। जज के हवाले से भी यहाँ हम थोड़ा सा इसको टच करते जाएं कि जज के लिए एक फीमेल अगर जज की तरफ जाती है, क्योंकि मोस्टली मैंने भी ये नोट किए और हमने जहाँ भी डिस्कशन हमने स्टडी सर्कल हो या जितने भी सेमिनार अटेंड किए या देखा भी है प्रैक्टिकल लाइफ में कि मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जज ही बनना क्यों पसंद करती हैं।
लॉ की तरफ वो क्यों नहीं आती प्रैक्टिस में? इसका कोई जवाब? अच्छा, एक तो आपके क्वेश्चंस के मैं 2 हिस्सों में उनको डिवाइड करती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि क्या जुडिशरी के लिए लिटिगेशन की प्रैक्टिस ज़रूरी है या नहीं है? देयर वाज़ अ टीचर ऑफ माइन, उनसे मैंने एक बार ये सवाल पूछा था कि क्या जुडिशरी में जाने के लिए हमें लॉ की प्रैक्टिस ज़रूरी है या नहीं है? एंड मेरे टीचर ने मुझे ये बात कही थी कि उफ़ैफ़ा, जब तक एक वकील के शूज़ में तुम खड़ी नहीं होगी, वकील की जगह पे तुम खड़ी नहीं होगी, तो जज की सीट पे बैठकर तुम ये नहीं सोच सकती कि उस वकील के दिमाग में क्या चल रहा है। तो जुडिशरी के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, ताकि जब आप जज की सीट पर बैठें, तो अब फॉर अ जज, दोनों साइड के जो वकील होते हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं या जो बेसिकली दोनों साइड के जो वकील हैं हमारे पास, तो अब उन दोनों का एक ये कोशिश होगी कि वो अपना साइड एज़ गुड एज़ पॉसिबल शो करें। तो अगर तो अब वो ऑब्वियसली कुछ फैक्ट्स को मैनिपुलेट करेंगे, बट एज़ अ जज व्हेन यू नो कि वेयर द लॉयर इज़ मैनिपुलेटिंग द फैक्ट्स, तो उस जगह पर आप बेसिकली उनको उस बात को आप एड्रेस कर सकते हैं अपनी जजमेंट्स में, एंड यूड अंडरस्टैंड कि कहाँ पर मैनिपुलेशन हुई थी एंड व्हिच ऑफ द टू लॉयर्स इज़ बेसिकली ऑन द राइट। तो ये वाला फैक्टर कि जुडिशरी के लिए लॉ प्रैक्टिस ज़रूरी है या नहीं है, आई थिंक कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। ताकि आप प्रैक्टिकली, बिकॉज़ अगर आप सिर्फ़ एकेडमिक की बुक्स पढ़कर ही जुडिशरी में आएँगे, तो आपको सिर्फ़ एकेडमिक नॉलेज है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको ऑब्वियसली फील्ड में जाना ज़रूरी है। तो दिस आंसर्स आई थिंक पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। अब पार्ट 2 के फीमेल्स ज़्यादा जुडिशरी में क्यों जाती हैं? इट अगेन ब्रिंग्स अस बैक टू द फैक्ट कि अक्सर फैमिलीज़ को, नॉट जस्ट फीमेल्स, अक्सर फैमिलीज़ को ये लगता है कि जुडिशरी इज़ कंपैरेटिवली सेफर एज़ अगेंस्ट अ लॉयर लिटिगेशन में, बिकॉज़ जुडिशरी में आप एक सीट पे बैठे हैं, आपका एक स्पेसिफिक काम है, आपके पास एक अथॉरिटी है, एक प्रोटोकॉल है। एंड लिटिगेशन में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्लाइंट्स डीलिंग भी करनी है, आपको दूसरे लॉयर्स के साथ डील भी करना है। तो एट टाइम्स इट डज़ गेट वेरी अनसेफ, स्पेशली फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, especially for females who do not have a lawyer in their family. तो फर्स्ट जनरेशन फीमेल लॉयर्स आर मोर वल्नरेबल, इसीलिए उनको लगता है कि जुडिशरी कंपैरेटिवली सेफ है। Challenging for a woman lawyer to establish herself in the practice of law, क्योंकि प्रैक्टिस की तरफ जब जाती हैं, तो इसी हवाले से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन किया है। इसका जो है जवाब दीजिएगा हमें। अफजल, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? आप दोबारा से रिपीट जी, कर जी। सकते हैं अपना क्वेश्चन? Is it challenging for a woman lawyer to establish herself in the practice of law? अच्छा, इट डिपेंड्स, बिकॉज़ एज़ आई सेड कि जो फर्स्ट जनरेशन फीमेल लॉयर्स होती हैं, उनके लिए ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत डिफरेंट होते हैं। अब उनके पास कोई फैमिली में बैकअप सपोर्ट नहीं है। कोई आपका बेसिकली आपका बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट होता है, आई थिंक, बिकॉज़ आपके बैकग्राउंड से आपके अंदर एक सिक्योरिटी, एक कॉन्फिडेंस आता है, एंड उस बैकग्राउंड से ही फिर दूसरे लोगों को भी एक, आई थिंक, एक नो हाउ मिलती है हाउ टू डील विद यू। एंड उस हिसाब से आई थिंक कि शायद फर्स्ट जनरेशन जो फीमेल लॉयर्स होती हैं वो अनसेफ फील करती हैं। एंड फीमेल जनरली, वैसे आई थिंक कि जो जनरल फीमेल्स होती हैं, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता अगर तो एक वो किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ रही हो, किसी अच्छे लॉ स्कूल से पढ़ रही हो, यूनिवर्सिटी से, तो ऑटोमेटिकली आपके जो टीचर्स होते हैं उनके साथ आपका एक इंटरेक्शन होता है। लाइक हमारे यूनिवर्सिटी में द टीचर्स दैट आई हैड, अल्हम्दुलिल्लाह, दे वर रियली गुड. I was taught by barristers, by justices, and one of my teacher was an assistant attorney general. So अब ये सारे टीचर्स से, एंड आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट थ्रू आउट माय यूनिवर्सिटी। तो अब अगर तो इवन इफ माय फादर वाजंट अ लॉयर, अगर इस सारी इंटरेक्शन के बाद, विद ऑल द रैपो दैट आई हैड विद माय टीचर्स, अगर इसके बाद मैं फील्ड में भी जाऊंगी, तो मुझे शायद कंपैरेटिवली कहीं न कहीं एक लेवरेज ये होगी कि मेरे टीचर्स वुड मेक श्योर दैट आई फील सेफ इन द फील्ड। इफ आई एम कमिंग फ्रॉम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर फैमिली, मेरी फैमिली में और कोई लॉयर नहीं है, तो आई थिंक कि फिर आपके आगे पीछे लोग होते हैं टू लुक आउट फॉर यू। Okay, ma'am. Thank you so much.
अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स लॉ अ फेवरेबल करियर फॉर वुमेन? आई थिंक डेफिनेटली एक फीमेल जो लीगल प्रैक्टिस कर रही हो एंड एक फीमेल जो उसके कंपैरिजन में बिल्कुल एक ले पर्सन हो। आप इन दोनों फीमेल्स को अगर साइड बाय साइड रखेंगे तो आई फील कि जो फीमेल लीगल प्रैक्टिस में है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। शी वुडंट शाई अवे फ्रॉम स्पीकिंग हर माइंड, शी वुड बी ओपिनियटेड। ठीक है, उसे अपनी राय का इजहार करने में किसी किस्म की दिक्कत, किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होगा। वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके सामने कौन है, वो अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाएगी। एंड ना सिर्फ अपने हक के लिए बल्कि अपने आगे पीछे दूसरे लोगों के हक के लिए भी वो आवाज़ उठाएगी। तो आई फील कि फीमेल्स को डेफिनिटली लीगल प्रैक्टिस में आना चाहिए एंड लॉ में भी आना चाहिए, बिकॉज़ आई थिंक इवन इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस तो लॉ का एक जो आपके पास एक नॉलेज होती है, वो जो लीगल एक्यूमेन होता है, जो लीगल नॉलेज होती है, वो आपको एम्पावर कर लेती है। विच अपेरेंटली एटलीस्ट आई बिलीव, शायद मैं बायस्ड हूँ ये कहते हुए, बट आई बिलीव कि दूसरी फील्ड्स शायद आपको वो एम्पावरमेंट नहीं देती जो लॉ देती है। स्पेशली लाइक फॉर पीपल लाइक मी, लाइक आई एम वर्किंग एट फॉस्पा, यहाँ पर I see a lot of female complainants who come here every day. तो I see that they are kind of scared. एक तो सी यहाँ पर एक केस हमारे पास आया था जहाँ पर एक फीमेल कंप्लेनेंट थी एंड शी वाज बेसिकली अ विक्टिम ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट, बट उनके इदारे ने उनके ऊपर उनको एक लीगल नोटिस भेज दिया था। अब वो लीगल नोटिस शायद आई थिंक कि 10 लाख का था, ठीक है? ओके, एंड शी केम हियर और शी वाज़ वेरी स्कैर्ड। वो अपनी वर्क प्लेस हरासमेंट की कंप्लेंट को इसलिए परस्यू नहीं कर रही थी क्योंकि उनके अगेंस्ट एक लीगल नोटिस आ गया था। And for a female who is in the field of law, who has legal knowledge, I believe she'd know कि legal notices की as such कोई worth नहीं होती। लीगल नोटिस सिर्फ डराने धमकाने की हद तक होते हैं, बट अगर उस नोटिस के खौफ से आप अपनी वर्क प्लेस हरासमेंट की कंप्लेंट को परसू ना करें जस्ट बिकॉज यूर ले पर्सन, तो वो आपके बेसिकली यू सी द डिफरेंस। एक वो फीमेल है जिसे पता है कि लीगल नोटिस सिर्फ डराने-धमकाने की हद तक एंड दूसरी वो फीमेल है जो विक्टिम है वर्क प्लेस हरासमेंट की। बट वो अपनी एक कंप्लेंट को परस्यू नहीं कर रही बिकॉज़ शी इज़ अफ्रेड ऑफ दैट लीगल नोटिस। तो देयर आई बिलीव दैट इसी वजह से लॉ लोगों को एम्पावर करता है, स्पेशली फीमेल्स को। थैंक यू सो मच मैम। पहले जैसे आपने सेकंड आई थिंक क्वेश्चन था, उसमें ही आपने एक चीज नोट करवाई थी कि जजेस के हवाले से फीमेल ज्यादा क्यों जाती है। उससे ही हवाले से मेरा जो है अभी मैंने राउट डाउन किया है क्वेश्चन कि आर देयर स्पेसिफिक रीजंस व्हाई मोर वुमेन आर ड्रॉन टू परस्यू करियर्स एज जजेस? कोई स्पेसिफिक इसका रीजन? अफ़ज़ल, इसका रीज़न बेसिकली यही है कि एक तो जुडिशरी सेफ है जी, एज़ कम्पेयर टू लिटिगेशन में आप एज़ लॉयर जाएँ। दूसरी एक ख्वारी कम है। अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि आप जुडिशरी में चले जाओ, शादी के बाद आपको टेंशन नहीं होगी। क्योंकि आपकी एक स्पेसिफिक जॉब है, आपकी एक स्पेसिफिक तनख्वाह है, आपकी एक स्पेसिफिक सीट है, आपको वहाँ पर जाकर बैठना है, काम करना है, वापस घर आना है। एंड लिटिगेशन में अगर आप जाओगे तो आप का कोई सुबह-शाम नहीं होती, ठीक है? लिटिगेशन आपकी ऑलमोस्ट पूरे दिन की एक कमिटमेंट है। लिटिगेशन एज़ वन ऑफ माय टीचर्स सेड कि लिटिगेशन इज़ अ कमिटमेंट, अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। तो उसमें आप कहीं वर्क लाइफ बैलेंस आपको ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। एंड स्पेशली हमारे माशरे की फीमेल्स के लिए जिनको हमें पता है कि जिनसे ये उम्मीद रखी जाती है कि वो कुछ भी कर लें, वापस उनको घर पे आके रोटी पकानी है, खाना पकाना है एंड बच्चों का ख़्याल रखना है। तो उसमें लोगों को ये लगता है कि जुडिशरी है, तो उसमें कम-ख्वारी है, एक स्पेसिफिक तनख्वाह आ रही है, जाके बैठना है, अथॉरिटी भी है, सिक्योरिटी भी है, प्रोटोकॉल भी है। तो इसीलिए फीमेल्स ज़्यादा इस तरफ मुतवज्जा होती हैं, आई बिलीव। मैम यहाँ पे एक चीज जैसे जज के हवाले से भी अगर बात करें, देखिए जज जैसे आपने बताया कि वो सिक्योर है, अथॉरिटी भी वहाँ पे मिलती है, हर मंथ में जो है सैलरी मिलती है। अगर पर्सनली आपका खुद का मैं ओपिनियन यहाँ पे लेना चाहूंगा कि जो है अगर एक
गर्ल अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेती है, उसको प्रैक्टिस की लॉ की तरफ जानी चाहिए, या जैसे कि हालात आजकल के हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से देखते हैं, एक गर्ल जो है वो इतनी सोशल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जो है मेल, तो उस हिसाब से उसको जजेस की तरफ, जुडिशरी की तरफ जाना चाहिए या लॉ की प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहिए? आई थिंक प्रैक्टिस में जाए एंड फिर वो खुद देखे कि क्या वो प्रैक्टिस में जा सकती या नहीं जा सकती। देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स हु हैव डन वंडरफुल वर्क, एंड अगर तो उनको मोटिवेशन चाहिए, अभी रिसेंटली ही वुमेन एंड लॉ इनिशिएटिव पाकिस्तान ने पिछले 100 साल में फ्रॉम आई थिंक 1923 से लेके 2023 तक का एक डेटा कंपाइल किया of all the females who've done wonderful work, and I think females should go through that list to see कि लड़कियां किस किस बैकग्राउंड से आकर अपनी लीगल प्रैक्टिस में उन्होंने अपना नाम पैदा किया है। हमारे पास बहुत सारी अच्छी मिसालें हैं। अगर तो हम फेमस लोगों को ही कंसिडर करें सिर्फ, तो हमारे पास मैम आसमा जहांगीर हैं, हमारे पास जस्टिस एग्ज़ैक्टली। आयशा मलिक, एंड हमारे पास जस्टिस नासरा इकबाल हैं। दीज आर ऑल वंडरफुल फीमेल्स हु डन ग्रेट वर्क। तो जब हमारे पास इतनी अच्छी रोल मॉडल्स हैं, तो व्हाई शुड वी शाई अवे फ्रॉम लीगल प्रैक्टिस और द जुडिशरी? हमें दोनों का टेस्ट लेना चाहिए एंड देन डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स कि क्या हम लिटिगेशन में जाना चाहते हैं या हम जुडिशरी में जाना चाहते हैं। मैम आसमा जहांगीर वाज अ लॉयर एंड she is one very powerful name in fraternity. So, and she wasn't a judge, but we can be the next Asma Jahangir. थैंक यू मैम। मैम यहाँ पे स्टूडेंट ने एक सवाल किया है, लॉ की स्टूडेंट है गर्ल, उन्होंने कहा है कि एज अ फीमेल लॉ स्टूडेंट व्हेन शुड आई कंसीडर स्टार्टिंग टू प्रैक्टिस लॉ? 4 से 5 यही इसी एक सवाल पे जो है क्वेश्चंस आए हैं, तो इसका काइंडली जवाब दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि ये सवाल स्टूडेंट के हैसियत से जो है ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, प्रैक्टिस कब करनी चाहिए एज अ फीमेल लॉ स्टूडेंट? आई थिंक जी। अच्छा, सिंस आई माय फादर वाज अ लॉयर, तो ही मेड मी वर्क सिंस द फर्स्ट सेमेस्टर। वो मुझे फील्ड में सच नहीं लेके गए, कोर्ट्स में नहीं, बट उन्होंने मुझे ड्राफ्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर से ही सिखाई। तो ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, डिफरेंट चीज़ें वो मुझे लाकर देते थे, मेरे साथ बैठकर वो मुझे प्रैक्टिस करवाते थे कि ये एसएमए ड्राफ्ट करो। आई रिमेंबर आई वाज इन द 3rd और द 4th सेमेस्टर एंड आई वाज ड्राफ्टिंग एसएमएस विद माय फादर। तो जो सक्सेशन और मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं एंड दूसरी बहुत सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो अबू लेकर आते थे, एंड ही वुड सिट राइट नेक्स्ट टू मी एंड ही वुड आस्क मी कि इसको ड्राफ्ट करो। तो मैं मजाक में कहती हूँ कि आई वाज एन अनपेड इंटर्न फॉर माय फादर, कि वो अनपेड इंटर्नशिप मुझे करवा रहे थे, बट उस अनपेड इंटर्नशिप से फ़ायदा ये हुआ कि मुझे अब ड्राफ्टिंग में कोई मसला नहीं होता। मेरे सामने अभी फोस्पा में मैं ओम्बड्सपर्सन के साथ जजमेंट्स ड्राफ्ट करती हूँ। मैं उनको ऑर्डर्स ड्राफ्ट करके देती हूँ, एंड दैट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ दैट अनपेड इंटर्नशिप विद माय फादर। तो आई थिंक स्पेशली अगर आप फर्स्ट जनरेशन फीमेल लॉयर हैं एंड आपकी फैमिली में और कोई फ्रेटर्निटी का बंदा नहीं है जिससे आप गाइडेंस ले सकें, जिससे आप मेंटोरशिप ले सकें, तो आप आपके अगर कोई टीचर्स हैं, स्पेशली जो फीमेल टीचर्स हैं आपकी, आप उनसे रीच आउट करें। मेरी यूनिवर्सिटी में आई फील दैट जो टीचर्स हमें पढ़ाती थी, जो फीमेल्स थी, दोज वर ऑलवेज वेरी वेलकमिंग टुवर्ड्स अस। वो हमेशा कहती थी कि बेटा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको फील्ड में आना है, तो आप और कुछ नहीं करें, आप है ना 1 आध घंटे के लिए हमारे साथ आ जाया करें। भले हमारे ऑफिसेज़ में ना आएँ, आप कोर्ट में ही हमें मिल लें, हम वहाँ पर ही हमारे साथ इधर-उधर जो भी कुछ अपीयरेंसेस हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, वो आप देख लें। एंड आई थिंक दैट फीमेल्स कैन डू। हाँ, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ना करें। आई थिंक जब आप सीपीसी पढ़ लें, सीआरपीसी पढ़ लें, जो प्रोसीजरल कोड्स हैं हमारे, जब आप ये पढ़ लें, इनकी आपको एकेडमिक नॉलेज हो, तो फिर आप फील्ड में जाएँ एंड आप फिर बिकॉज़ आपको बेसिकली पता होगा अगर जज 110 की एप्लीकेशन कोई ऑर्डर कोई वकील बेसिकली सबमिट कर रहा है, तो आपको क्लिक होगा कि 110 की एप्लीकेशन क्या है। आप उस टाइम पे बिल्कुल लॉस्ट नहीं होंगे कि ये 110 की एप्लीकेशन क्या है। अ, एंड बिसाइड्स मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बच्चे जब फील्ड में जाते हैं तो उनको एक्सप्लॉइट ज़्यादा किया जाता है एंड उनको
now that I work in an harassment का इदारा, I feel that first second semester के बच्चे are more vulnerable towards harassment by the seniors at the court. And harassment, when I say harassment, I speak of sexual harassment. तो इसलिए जब आप थोड़ा-सा 3rd 4th सेमेस्टर तक चले जाते हैं, आपके अंदर एक थोड़ी-सी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको आगे-पीछे आपके टीचर्स हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी उनके साथ थोड़ी-सी रैपो बिल्ड हो गई है। तो आई थिंक उसके बाद अगर आप जाएँ तो मेरे हिसाब से इट्स बेटर देन रादर कि आप फर्स्ट सेमेस्टर ही से ही कोर्स में जाना शुरू कर दें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आई नो कि काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो गया होगा जितने भी रीडर्स देख रहे हैं हमें। मैम यहाँ पे एक चीज़ लास्ट स्टूडेंट के गैदरिंग के अंदर भी हम जब बैठे होते हैं किसी स्टडी सर्कल में या सेमिनार में या कहीं भी लास्ट स्टूडेंट की गैदरिंग होती है, तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ जो है मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या जो है लॉ की प्रैक्टिकल जो है वो डिफरेंट है और थ्योरी में बड़ा फ़र्क है, इसमें कोई सदाकत है? इस हवाले से बताएँ। डेफिनिटली लॉ की प्रैक्टिस और आई थिंक थ्योरी में डिफरेंस है एंड नॉट जस्ट लॉ में बट आई थिंक कि दूसरी हमारी जो बुक्स हैं उसमें भी डिफरेंस हमेशा आता है। हमारी एकेडमिक नॉलेज और हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है एंड बिकॉज एकेडमिक नॉलेज एक तो ये है कि अब हमारी जो किताबें हैं हमारा जो सीपीसी है सीआरपीसी है दोज आर वेरी ओल्ड लॉज एंड इसमें एज सच कुछ अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं प्रैक्टिस की एकेडमिक की हद तक बट प्रैक्टिकली थ्रू जूरिस्प्रूडेंस इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं एंड वो डेवलपमेंट्स आप जब प्रैक्टिस में जाएंगे तब या तो आप उस जूरिस्प्रूडेंस का खुद हिस्सा बनते हैं या तो फिर आप उसको बनती हुई देखते हैं कि अगर तो कोई जज ने कोई ओपिनियन दिया तो वो क्यों दिया। तो आई थिंक कि एकेडमिक एंड थ्योरेटिकल नॉलेज में डिफरेंस है। यहाँ पे जितनी भी हमारी 5 ईयर की डिग्री होती है एलएलबी की, तो ड्यूरिंग जो है एजुकेशन इसी दरमियान में कौन-कौन सी एक्टिविटीज के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए? कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए? आई जी। थिंक एक तो जो एक्टिविटी आई पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ इसके इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ओके। एटलीस्ट बार पॉलिटिक्स वाले जो इलेक्शंस होते हैं उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन coupled with the teachings of my father is कि जब हम सीनियर लॉयर्स के लिए कैंपेनिंग कर रहे होते हैं तो इट इज़ मोर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एज लॉ स्टूडेंट्स। जब आप एज लॉ स्टूडेंट आप इलेक्शंस में वोट कास्ट नहीं कर सकते, तो जब आप वोट कास्ट नहीं कर सकते तो आई बिलीव कि आपको उसका प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसमें आपको एक्सप्लॉइटेशन थैंक के यू। ज़्यादा चांसेस होते हैं। I personally cannot stand on a choke on डी चोक या जो भी कोर्ट के यहाँ पर खड़े होकर मैं कार्ड्स नहीं बांट सकती एंड आई फील दैट इट इज नॉट अ वेरी डिग्निफाइड वे ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग। A lot of senior lawyers might come at me on that, but it is a personal opinion and neither and a lot of female senior lawyers have told me that there's one female lawyer जिनको मैं दिल से बहुत ज़्यादा respect करती हूँ and she's a teacher of mine as well. She told me कि फैफा कभी भी बार पॉलिटिक्स में कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना as a female and as students ओके generally मैम। as well. I feel that आपकी फिल वक्त वहाँ पर जगह नहीं है। आपको अगर इलेक्शंस में हिस्सा लेना है, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के इलेक्शंस में हिस्सा लें, आप स्टूडेंट बॉडीज़ के लिए, स्टूडेंट काउंसिल्स के लिए आप हिस्सा लें। बट जब आपने फिलवक़्त वोट कास्ट ही नहीं करना है, जब आपकी फ़िलहाल वहाँ पर कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, तो आप वहाँ पर फ़िलहाल कैंपेनिंग का हिस्सा भी ना बनें। उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा बन सकते हैं, आपको बनना चाहिए इसके जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो डिफरेंट जी। वर्कशॉप्स होती हैं हमारी सिटी कोर्ट में अब जो लीगल एजुकेशन कमेटी है इनफैक्ट इससे पहले वाली भी जो पिछले 2-3 साल से जो लोग हैं लीगल एजुकेशन कमेटी में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बहुत रेगुलरली अच्छी वर्कशॉप्स अरेंज करवा रहे होते हैं। अभी रिसेंटली आई बिलीव एक बैंकिंग के ऊपर कोर्स उन्होंने अरेंज करवाया था
एंड दूसरी भी सेंट जुडिशियल अकेडमी वाले भी डिफरेंट कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों का हिस्सा बने जो आपको एकेडमिकली भी आगे लाए एंड आपकी डिग्निटी पर कोई बात ना आए। क्योंकि आप एज स्टूडेंट आप जो अपनी लाइफ में चीज़ें करेंगे, इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू व्हेन यू जॉइन द फ्रेटर्निटी। तो ऐसी कोई हरकत ना करें, ऐसी किसी हरकत का हिस्सा ना बने जिससे बाद में आपकी इज्जत पे कोई बात आए। होप सो कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इससे। अगला क्वेश्चन मैम ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग अ लॉ डिग्री व्हाट टाइप्स ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल फॉर फीमेल ग्रेजुएट्स? अच्छा, द जॉब्स दैट आर अवेलेबल, देखिए जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? देखने वाली नज़र होनी चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, तो मैंने सिंध असेंबली में 2 साल काम किया है एज़ लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट। एज़ लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट बेसिकली मेरा काम था कि मैं जो एमपीएज़ हैं, जो फीमेल एमपीएज़ हैं, मैं उनको एक लीगल इनसाइट दूँ, उनकी लीगल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग उनको करके दूँ ऑन असेंबली के जो बिज़नेसेस थे। फॉर एग्ज़ाम्पल द मोशंस, द रेज़ोल्यूशंस, कॉल अटेंशन नोटिसेस, इवन द बिल्स। तो जो अमेंडमेंट्स थी, बिल्स थे, उन सब के ऊपर दैट इज़ वन पाथ जो अ लॉट ऑफ लॉयर्स, अ लॉट ऑफ लॉ स्टूडेंट्स डोंट फॉलो। वो भी एक एवेन्यू है आपके पास इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल लिटिगेशन एंड कोर्ट्स। उसके अलावा राइट नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वर्किंग एट द ओम्बड्सपर्सन एज़ एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि ओम्बड्सपर्सन क्या है। तो उसमें भी आई थिंक कि अगर आप जो कन्वेंशनल कोर्ट सेटअप्स हैं, इसमें आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो आप इन हाउस काउंसल्स बन सकते हैं। आप फर्म्स में उनके साथ ड्राफ्टिंग का काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आजकल तो हमारे पास ऑनलाइन इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग वाला काम कर सकते हैं, लीगल काउंसलिंग वाला काम कर सकते हैं। तो एंड देन आप टीचर भी बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हमारे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स आते हैं टू टीच अस लॉ, आप आगे अगर आपको लगता है कि लिटिगेशन इज़ नॉट द फील्ड फॉर यू, तो आप मास्टर्स करें एंड देन जस्ट परस्यू टीचिंग। आप आ जाएँ, प्रोफेसर्स बन जाएँ into our universities and I believe that they'd be more than happy to welcome their own alumni into the teaching faculty. अभी भी क्वेश्चन आया है कि फॉर्म के हवाले से मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के होते हैं उन्हें मालूमात नहीं होती। फॉर्म्स के हवाले से थोड़ा सा बता दें। Forms के हवाले से what exactly do you want me to tell you? देखिए लॉ फर्म्स जितनी भी होती हैं उसमें अगर एक स्टूडेंट सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का, इवन फोर्थ ईयर का वो ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली बहुत जनरल सा है इन द सेंस के देयर आर इंटर्नशिप्स आती हैं, आप इंटर्नशिप्स में अप्लाई करें एंड अगर तो आपको उनको लगता है कि यू हैव अ चांस, तो फिर ऑब्वियसली उनको आपको लेने में कोई मसला नहीं होगा। बट अपेरेंटली अ लॉट ऑफ जो फर्म्स हैं वो अनपेड काम करवाते हैं। तो unpaid internships are a thing, which is not something that I advocate for. And I would want कि at least एक बच्चा जो अपने expenses, अपने finances use करके आपके firm में आ रहा है, even if it is for them to learn, still आप उनको at least उनकी जो आने जाने का खर्चा है आप वो उनको दे सकते हैं। तो आई थिंक कि फर्म्स में हमेशा देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स जहाँ पर पता चल जाता है कि कब इंटर्नशिप्स आ रही हैं, कहाँ पर वैकेंसी है, कब वो जूनियर एसोसिएट्स को या इंटर्न्स को हायर कर रहे हैं। तो आई थिंक कि उसका इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता। आप किसी भी फर्म में सीवी दे दें, अगर उनको लगता है कि यू आर गुड इनफ तो वो आपको सिलेक्ट करने में उनको कोई मसला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन मैम ये है कि एज अ फीमेल एडवोकेट व्हाट एक्शन कैन वी टेक टू कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी? अच्छा, एक्शंस हम क्या ले सकते हैं टू कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी? इज़ कि हम हमारे आगे पीछे जो लोग हैं उनको एम्पावर करें। um, मेरी जो हाउस हेल्प हैं जो हमारे घर में काम करने आती हैं बेसिकली, शी शी बेसिकली डज फेस domestic violence. So I keep telling her about her rights.
तो आई कीप टेलिंग हर कि डोमेस्टिक वायलेंस किस किस किस्म का हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ क्या कहता है, एंड उसकी उनके राइट्स क्या हैं, उनकी शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों के आई थिंक के थ्रू हम सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम हमारे आगे पीछे अगर कोई है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू फ़ील कि कोई गलत कर रहा है, आपके सामने अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, तो the very first and foremost betterment that you can bring to the society is to advocate for the one who is being wronged. जिसके साथ गलत हो रहा है उसकी वकालत करनी है एंड उसके लिए आवाज़ उठानी है, उसके हक में आवाज़ उठानी है। एंड उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे अमल के बगैर इल्म खाली है। तो अगर आप अपने इल्म को अमल में नहीं ला रहे तो आपका इल्म इज़ यूज़लेस। तो इसलिए आई थिंक कि सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके ऊपर है इसके हम हमारी लीगल नॉलेज को यूटिलाइज़ करें एंड सोसाइटी को इम्प्रूव करें। जहाँ पर भी हमारे आगे पीछे किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके लिए आवाज़ उठाएँ। मैम अभी लास्ट यही क्वेश्चन मेरा है कि आपके हवाले से कि आप अगर थोड़ी जर्नी जितने भी हमारे ऑडियंस हैं कि उनको बता दें आपकी जर्नी कैसे हुई, ला में आपने आपका खुद का पर्सनल चॉइस थी या एक होता है ट्रैवल। हमारे पास मोस्टली एडवोकेट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के होते हैं, तो उनके जो है बड़ी डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी होती है। स्टूडेंट लेवल से आप हमें कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो है बता दें जो हम अभी क्योंकि स्टूडेंट ही हैं, आगे आगे जाके हमें ये ना करना पड़े कि ये पहले अगर हम ये कर लेते तो ये होता, तो इस हवाले से। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वन दैट आइड पर्सनली लाइक टू आंसर इज़ कि मेरा जो लॉ में जो मेरा आना था वो मेरी पर्सनल चॉइस थी फॉर श्योर। But that was also because I was inspired by my father. I remember I was in 5th class और हमारी उर्दू की बुक में एक चैप्टर था, मैं बैरिस्टर बन। But that was a story about how Quaid-e-Azam became a lawyer, a barrister, about his journey into Lincoln's Inn and stuff. And I was really impressed. This is 5th class. My father's already a lawyer. And अब्बू आते थे ऑफिस से बाद घर आते थे, ही हैड दिस कोट, पूरा पसीने से छल हुआ कोट है, लेकिन मैं हमेशा उनका कोट पहन के खुद को शीशे में देखती थी कि कोट मेरे ऊपर कैसा लगता है। एंड आई एम नॉट मेकिंग ऑल ऑफ दिस अप, दिस इज एक्चुअली व्हाट आई यूज्ड टू डू। फिर अपेरेंटली ऐसा हुआ कि आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, मैट्रिक ओ लेवल्स किया, उसके बाद इंटर किया। अपेरेंटली फ्लो ऐसा बना कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने भेज दिया। अच्छा, अब एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने के लिए जहाँ पे भेजा था, वो जो कोचिंग के जो सर थे, उन्होंने मेरी बहन को भी मेडिकल स्कूल में एंट्रेंस करवाई थी। सही है, ही प्रिपेयर्ड माय सिस्टर एज़ वेल फॉर दैट। तो उन्होंने पहले मुझसे इंटरव्यू लिया। अच्छा, अब मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं एंड उस इंटरव्यू के दौरान भी मैं उन्हें कह रही हूँ कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे बैरिस्टर बनना है। लेकिन मेरे अम्मी-अब्बू कह रहे हैं कि तुम ये टेस्ट दे दो। अच्छा, तो वो थोड़े से शॉक थे कि अच्छा, उन्होंने मुझसे नॉलेज जो मेरी टेस्ट करनी थी, उन्होंने साइंस वगैरह के सवाल उन्होंने पूछे, आई आंसर्ड, ही सेड अच्छा सही है, तुम 1 आध महीने के बाद आ जाना। 1 जून से जॉइनिंग थी, क्लासेस स्टार्ट होनी थी। अच्छा, जब 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हुई तो उन्होंने क्लास में मेरा इंट्रोड्यूस, अच्छा दिस इज़ बेसिकली एंट्रेंस, जो हमारी कोचिंग सेंटर थी, ये ठट्ठा में था। मैं कराची से पढ़ी हुई थी, सही है। अब तो उन्होंने ना क्लास में मुझे इंट्रोड्यूस ही ऐसे करवाया कि हमारे पास कराची से एक बच्ची आई है, जो वैसे बैरिस्टर बनना चाहती है, बट वो मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट भी देगी। अच्छा, अब वो जो 1 जून से लेके आई थिंक 15th ऑफ सितंबर तक मैंने टेस्ट दिए, जो भी उनके क्रैश कोर्सेज़ होते थे, एग्ज़ाम्स होते थे। मेरा एंट्रेंस टेस्ट था 20 अक्टूबर को। बाय 15th ऑफ सितंबर मुझे लगा कि मामला सीरियस हो रहा है, अगर अभी कुछ नहीं किया तो डॉक्टर बन जाऊँगी। एंड आई टोल्ड माय फैमिली कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मतलब ये क्या कर रहे हो आप लोग मेरे साथ, मुझे लॉ में जाना है। तो माय मम्मी वाज़ लाइक कि नहीं, अब तो मतलब यू कांट बैक आउट, अब तो तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट देना है, 15-20 दिन में तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट है। तो फिर ख़ैर आई अपीयर्ड लम्स में, टेस्ट पास नहीं हुआ। आई अपीयर्ड पम्प्स में, टेस्ट पास नहीं हुआ।
आई अपीयर्ड, फिर ये एक ही वो एक आध महीने में बैक टू बैक टेस्ट हो रहे थे। दिस इज़ 2016 की बात। फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी, इसका टेस्ट भी हैदराबाद में था। तो वहाँ पर भी टेस्ट पास नहीं हुआ। अच्छा, अब वैसे तो आई वाज़ लाइक डिप्रेस्ड कि यार इतनी तैयारी कर ली, अब टेस्ट पास नहीं हो रहे, घर पे जाके क्या मुँह दिखाऊँगी? बट अंदर-अंदर खुशी थी कि चलो मेडिकल से जान छूट गई है। एंट्रेंस टेस्ट तो दे दिया, अब तो डेफिनिटली प्लान बी इज़ लॉ। तो घर आई तो आई टोल्ड अम्मी, एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स वगैरह देखे तो वो तो पास ही नहीं हुए। तो अम्मी वाज़ लाइक कि खैर हो गई, नेक्स्ट ईयर फिर इम्प्रूव कर देना। आई वाज़ लाइक कि ये तो बात ही नहीं हुई थी, मतलब मैंने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, अब आप मुझे लॉ करने दें। फिर आई लिटरली हैड टू कन्विंस माय फादर हू वाज़ अ लॉयर हिमसेल्फ पूरा 1 साल कि मुझे लॉ में जाना है, आप मुझे लॉ में जाने दें। फिर वो अब्बू खुद ही मेरे साथ ज़ैबुल में चले थे मेरा फ़ॉर्म लेने के लिए, आई थिंक अगस्त में। एंड हाँ, मतलब सितंबर को हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जून-जुलाई में अब्बू फिर साथ चले थे, हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया, फ़ॉर्म लिया, क्लासेस स्टार्ट हुई। आई थिंक 2 महीने बाद ही सितंबर में मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, 27 अक्टूबर को। सार्क लॉ की कॉन्फ्रेंस थी श्रीलंका में, एंड आई वेंट देयर। आई फाउंड अ अच्छा। स्पॉन्सर एंड आई वेंट देयर। 3 दिन की सार्क 14 सार्क लॉ कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पर ऑलमोस्ट जो साउथ एशियन कंट्रीज़ थी, तमाम कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो फ्रेटर्निटी से बिलॉन्ग करते थे, जिसमें उनके चीफ जस्टिसेस भी थे। एंड हमारी लाइक अच्छा, एंड उस कॉन्फ्रेंस में सबसे यंगेस्ट डेलीगेट मैं थी। And it was a really ओके, honor माशाल्लाह। for me because they actually recognized that. They said कि हमारी इस conference में we have a youngest delegate in this conference जो first semester की law student है from all the way from Karachi. And just to be there, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि हम किस किस किस्म की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें. This is an example of the activities that you can participate. Obviously, ये सब सिर्फ इसीलिए मुमकिन था because I had my father's support. उसके राइट बाद मैम। आई वाज रेगुलरली पार्टिसिपेटिंग इनटू मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस। 2 बार हम जैसप में गए थे, पहली बार बेस्ट न्यू टीम अवार्ड मिला था, फ्लिपसी जैसप इंटरनेशनल लॉ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। तो उसमें एक बार हमें बेस्ट न्यू टीम अवार्ड मिला था। उसके बाद आई वाज एडजुडिकेटिंग मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस। मैंने आई थिंक 3-4 मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस जज किए थे एंड स्पीकर रही। एंड देन इस बीच अबू मुझे लीगल ड्राफ्टिंग करवा रहे थे घर पे। एंड फिर असेंबली अच्छा अब हुआ ऐसे कि बाय 2020 आई लॉस्ट माय फादर। अभी मेरी लॉ स्कूल के 2 और साल थे। थर्ड ईयर में अबू का इंतकाल हो गया। उसके बाद आई फाउंड एन अपॉर्चुनिटी एट द सिंध असेंबली एंड सिंध असेंबली में मैं एज पार्लियामेंट्री इंटर्न थी। उसके बाद आई बिकेम अ लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट एट द सिंध असेंबली एंड आई वर्कड देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. And अब I am an assistant registrar at the Federal Ombudsman Secretariat for Protection Against Harassment. तो मेरी journey, I feel that it is very adventurous, and personally it's a journey that I feel very excited by. And also, yeah, my colleague just reminded me कि मेरी जो असेंबली वाली जो मेरी जॉब थी, जो लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट वाली जॉब थी, आई आई फील दैट मेरा जो पाथ था, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिजाइन्ड इट फॉर मी इन अ वे कि एवरीथिंग वाज प्लान्ड लाइक स्टेप बाय स्टेप। तो एक फ्लो जो था वो बहुत ही स्मूथ फ्लो चला है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। कि मेरी जो लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट वाली जॉब थी, इसकी सिलेक्शन कॉल मुझे मेरी बर्थडे पे आई थी। तो एंड उसके बाद आई फेल्ट लाइक, एंड फॉस्पा वाली जो मेरी जॉब थी, इसकी सिलेक्शन कॉल मुझे एतकाफ के दौरान आई थी। तो इट्स लाइक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कीप्स गिविंग मी दीस मैसेजेस एंड आई फील दैट इट्स हिज वे to tell me that he is looking out for me even if my father is not with me. And I feel that it's a huge blessing that way. थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने यहाँ पे बताई। मैंने एक सवाल यहाँ पे नोट किया आपकी डिस्कशन में, जर्नी बहुत ज़बरदस्त थी आपकी माशाल्लाह। उसमें ये सवाल है, देखिए आपने पहले एमडी-गेट किया है नोट, जैसे आप बता रहे थे कि एमडी-गेट की आपने ग्रेजुएशन की, उसमें आप टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद लॉ की तरफ आए। ऐसे ही है मैम। तो उसमें हमारे साथ भी अभी, क्योंकि मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, 150 हमारी बैच है, वहाँ पे जब भी देखते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमने पहले एमडी-गेट का प्लान बनाया था, उसमें नहीं
अब आगे लॉ की तरफ। अच्छा देखें अफ़ज़ल, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो लॉ में ना वो मजबूरन आ जाते हैं कि उनको मतलब हाँ, मजबूरन इन द सेंस कि कोई और ऑप्शन उनको होता नहीं है, तो दे आर लाइक कि लॉ आसानी से निकल जाएगा, चलो इसमें एडमिशन ले लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो शौकिया लॉ में आते हैं। पीपल लाइक मी who basically dreamt of doing law their entire life and जो पहले वाले बच्चे होते हैं ना जो मजबूरन लॉ में आते हैं, आप अगर फ्रेटर्निटी में लोगों को देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मजबूरन लॉ में धकेले गए थे और कितने लोग ऐसे हैं जो शौकिया लॉ में आए थे। उनकी डेडिकेशन, उनकी कमिटमेंट टू द फील्ड ही बता देगी कि वो आया मजबूरी में यहाँ पर फेंके गए हैं या तो उन्होंने अपना रास्ता खुद तलाश किया है। तो पीपल कम इनटू लॉ मैथ्स से बचने के लिए क्योंकि लॉ में मैथ्स नहीं होता। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैम, एग्जैक्टली। मैथमेटिक्स के हवाले से मैं बताऊं या मेरे जितने भी फ्रेंड पढ़ रहे हैं उन्होंने भी यही कमेंट यही होता है कि इसमें नहीं है, इस वजह से हम जो है आ रहे हैं। आर्ट के स्पेशली होते हैं और पीपीसी अगर देखें, सीआरपीसी, बाय द वे ये भी पॉइंट है। मैम बस यही हमारे क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। एसएससी को आपने टाइम दिया। You're welcome. You're welcome. अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज।